क्रिस्टल क्लियर स्किन हो या फिर लंबे घने बाल, लड़का हो या लड़की, सबका ये सपना होता है। लेकिन आजकल का जैसा हमारा इन्वायरमेंट है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, हर 10 में से 7 इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो किसी को हेयर की प्रॉब्लम है। कोई कहता है मुझे पिंपल हो रहा है तो कोई कहता है मेरे हेयर थिनिंग हो रहे हैं। किसी को लगता है कि मेरे पिगमेंटेशन बढ़ चुका है तो किसी को लगता है कि मेरा हेयर फॉल बढ़ गया है। ये पॉडकास्ट स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। इस पॉडकास्ट को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सलूजा, जो कि स्किन और हेयर एक्सपर्ट है। हेलो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आज हमारे साथ आप हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ पे जुड़ी हैं। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो मैम आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि आप करती क्या हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुरबंदगी कौर सलूजा। आई रन माय ओन क्लिनिक एट द कॉली, डॉक्टर सलूजा's clinic, and I am a dental surgeon as well as medical cosmetologist. ओके तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे रहेगा वो ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो पिल्स देते हैं अपने पेशेंट को। कहते हैं कि आपकी स्किन लाइटनिंग के लिए ये पिल आप खाइए, आपका स्किन लाइट हो जाएगा। आपके हेयर फॉल के लिए वो आपको पिल्स देते हैं। तो सच में ये सब चीज़ें वर्क करती हैं हम पे, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? एक्चुअली में ये सब चीज़ें वर्क करती हैं डिपेंडिंग के वो किस चीज़ के रिगार्डिंग दी गई है। ओके जे हम कहें कि भाई हम मेडिसिन दे रहे हैं किसी को भी, वो स्किन लाइटनिंग की है, ठीक है। स्किन लाइटनिंग में या तो हम ग्लूटाथायोन देंगे, ओके ठीक है। दैट इज़ नॉट अ लाइटनिंग एजेंट, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। जो आपने अभी बोला ग्लूटाथायोन, ये बहुत कॉमन हो रहा है और आजकल मैं देखती हूँ कि हर 2 से 3 लोग ये ले ही रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब ये इतना कॉमन इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कॉमन इसलिए इतनी जल्दी हो गया बिकॉज ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके बट लोगों से सुन सुन के, एक दूसरे को देख के लोगों ने इसका ये मिथ बनाया है कि ये जोन सा है हमारी स्किन को लाइट करता है। काम उसका ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ मेलानिन को इनहिबिट करता है। कहने का मतलब कि जो मेलानिन हमारी बॉडी में बनता है, जो हमारे में पिगमेंटेशन लाता है, उसकी जोन सी प्रोडक्शन है उसका बनाना थोड़ा कम करता है। ओके तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। यस, डेफिनेटली करता है, बट Okay. उसका मेन पर्पस स्किन लाइटनिंग नहीं है। ओके मेन काम जो हम कहें तो उसका स्किन लाइटनिंग नहीं है, उसका मेन काम है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होना जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल देता है। ओके तो इसके कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही। डेफिनेटली, जे आप रिक्वायर्ड अमाउंट से कम ले रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है या फिर उससे ज़्यादा ले रहे हो, बेनिफिट्स तो तब मिलेंगे ना जब आप जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें ले रहे हो, ठीक है। जो उससे ज़्यादा ले रहे हो तो आप बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन कम कर रहे हो। तो जब मेलानिन की बॉडी में ही प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो आएंगे। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट जो आप हमें बता सको कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़। जी, आप 600 to 1200 mg से ज़्यादा ले रहे हो, अच्छा ठीक है। ऑब्वियसली यू डोंट नो कि आपको खुद ही नहीं पता लगेगा वो किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट करेगा। ओके ठीक है। अब हमारी आईज को भी कॉमन एग्जांपल है, हमारी आईज को भी मेलानिन चाहिए होता है। अच्छा। जे हम मेलानिन की प्रोडक्शन ही कम कर देंगे बॉडी में तो ऑब्वियसली जो आई सेट है वो भी तो वीक हो सकती है। ओके तो फिर लोग इतना क्यों यूज़ करें जब पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा मतलब डीप में जा सकते हैं, फिर भी डॉक्टर्स लोगों को ये दे रहे हैं सलाह कि यू शुड यूज़ दिस। इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने से वो साइड इफेक्ट जो हम एक अमाउंट में ले रहे हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट में, अच्छा। तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं कॉज कर रहा। दे हम लोगों को सुन सुन के उसके अपने अकॉर्डिंग डोज इंक्रीज करवा रहे हैं, तो एवरीथिंग इन एक्सेस कॉज द साइड इफेक्ट। या कुछ भी ज़्यादा खाओगे, कुछ भी ज़्यादा लोगे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है बॉडी से, तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम तो हमें इफेक्ट करेगी करेगी। ऑफ कोर्स। तो जैसे मार्केट में हम लोग बड़ा कॉमनली देखते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं, है ना, क्रीम्स होती हैं बहुत सारी फेस के लिए जो पिंपल के लिए क्लेम करती है कि हम पिंपल जो है आपका रिमूव कर सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं। तो मतलब मुझे आपसे ये पूछना है कि ये सच में एंटी एजिंग होती हैं या फिर ये सिर्फ एक बिजनेस बनाने के लिए लोगों ने इसका हवा बना के रखा है?
बेसिकली जब भी हम कोई भी मेडिसिन रिगार्डिंग किसी भी कंसर्न के लेने जाते हैं, ठीक है, इफ जे मैं कहूँ कि उस मेडिसिन पे लिखा है ये एंटी एजिंग है, हाँ। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल प्लेस वेरी मेजर रोल, मतलब कि एक रेटिनॉल है जो बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, ओके। ठीक है। उसके बाद आजकल कहते हैं कि वो भी रेटिनॉल भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, हाँ। डॉक्टर लिखे, और कैसे यूज़ करना है, कितनी अमाउंट में यूज़ करना है, किसी को देख के मत यूज़ करो। ओके। एक अपने डॉक्टर से कंसर्न करो कि एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, और हम जो भी क्रीम लें वो उसमें कौन से एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स होने ज़रूरी हैं। अज़ैलिक एसिड इज एंटी एजिंग, ठीक है। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प इन एंटी एजिंग, हम कहते हैं विटामिन सी है वो भी एंटी एजिंग में इफेक्ट करता है, अज़ैलिक एसिड भी एंटी एजिंग में इफेक्ट करता है। Okay. एक वाटर सॉल्युबल विटामिन भी है, ठीक है, जो नियासिनामाइड है वो भी एंटी एजिंग में इफेक्ट करता है, अच्छा। ठीक है। बट ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर क्रीम में होनी चाहिए, ओके। और वो भी जी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो मतलब किसी भी क्रीम को या शैम्पू को यूज़ करने से पहले हमें एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि हम ये करें कि ना करें। डेफिनेटली Okay. कि आप एक बार कंसर्न करो, बिकॉज आपको खुद नहीं पता किस इसमें क्या टाइप है। की प्रॉब्लम है और कितना रेटिनॉल भी यूज करना है अपनी स्किन पे, ओके। बिकॉज रेटिनॉल पी साइज कहते हैं हम, एक बूंद, 1 ड्रॉप, ओके। ठीक है, एक ड्रॉप यूज करना है। और स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, जब हम कहें कि किस कंसंट्रेशन से हमें रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहिए फेस पे लगाने के लिए, तो वो कंसंट्रेशन है 0.025%। ओके। अब तो आप सीधा केमिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है कि हमें रेटिनॉल चाहिए, हाँ। ठीक है, वो उसे 5% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है। Right. उससे क्या होगा, स्किन ठीक नहीं होगी, खराब होगी, ओके। बिकॉज वो सेंसिटिव करता है स्किन को। अच्छा, जैसे हम मतलब नॉर्मली जैसे बहुत सारे फेस वॉश की बात करें, जैसे मैं क्लीन एंड क्लियर यूज़ करती हूँ, तो मतलब वो नहीं करने चाहिए बिना, अगर हमें डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है तो। आप किस कंसर्न के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हो, बेसिकली आप किस कंसर्न के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हो, हम ये कहते हैं ना। हाँ। आपको पिंपल्स हैं, पिंपल्स के लिए कौन सी चीज़ें, कौन से एसिड, कौन से केमिकल्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, हाँ। ठीक है। सबसे पहले जिसे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं रेटिनॉल्स, ओके। ठीक है, और रेटिनॉइड्स, ठीक है। ये रेटिनॉल्स क्या होता है, आप थोड़ा सा इसको specify रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स आर बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव्स, विटामिन ए के एक डेरिवेटिव्स होते हैं Okay. जो ट्रेटिनॉइन और अडाप्लिन की फॉर्म में होते हैं, ओके। ओके। ये जो चीज़ें हैं ये हम एक्ने के लिए एडवाइस करते हैं, बट उससे भी पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें ओके। तो सैलिसिलिक एसिड नाम का एक केमिकल है, ठीक है, जिसकी पील भी की जाती है एक्ने को बिठाने के लिए। अच्छा। और जिसके हम फेस वॉशेस भी देते हैं, अच्छा। ठीक है, वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। सेकेंडली हम नियासिनामाइड भी यूज़ करते हैं ओके। जो एक्ने को बिठाता है, राइट। ठीक है। देयर मैनी केमिकल्स जिसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है, हाँ, ठीक है। ठीक है। आप कोई भी फेस वॉश ले रहे हो, कोई भी आई कैन से कि आप इंग्रेडिएंट बेस्ड नहीं ले रहे, या फिर ऐसे ही एक दूसरे से सुन के ले रहे हो, तो वो इफ़ेक्ट करेगा। दिखावेगी कोई भी चीज़ कि वो सनस्क्रीन यूज़ कर रही है तो मैं भी वो यूज़ करूँगी, तो उससे क्या होगा, स्किन हर किसी की तो सेम नहीं होती, राइट राइट राइट। हर किसी की डिफरेंट स्किन है ना, तो हर एक चीज़, हर एक स्किन टाइप के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ओके। तो ये आजकल ना सब लोग बड़ा बोलते हैं कि लाइक नाइट केयर रूटीन, मॉर्निंग केयर रूटीन, मतलब ये सच में फॉलो करने से हमें कोई फ़र्क दिखता है या नहीं? डेफिनेटली दिखता है, क्यों नहीं। आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो, राइट। ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव ही चीज़ देगी, बट जब आप सही यूज़ कर रहे हो तभी देगी।
तो कुछ ऐसा चीज़ें जो हमें नाइट को यूज़ करनी चाहिए स्किन के लिए, लाइक मुझे पिंपल्स हैं तो मुझे अगर आपको सजेस्ट करोगे तो क्या करोगे? आई विल एडवाइस यू, जब मेरे से आप पूछो तो मैं आपको ये कहूँगी, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ करो, ओके। साथ में एक मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करो, और नियासिनामाइड सीरम यूज़ करो। सीटाफिल नाम का आजकल जो मॉइस्चराइजर चल रहा है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, मैंने डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, इवन दो मैं भी लिख के देती हूँ। सेटाफिल ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअली स्किन केयर को देख के प्रोडक्ट्स बनाता है। अच्छा, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते? नहीं। ठीक है। तो एक टर्म होती है गट हेल्थ, राइट? हम नॉर्मली सुनते हैं कि तू कुछ गलत खाती होगी तभी तेरे फेस में पिंपल है या तेरे बाल झड़ रहे हैं, तो ये सच में ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ज़रूर होता है, क्यों नहीं। आप जो खाते हो वही बॉडी मेटाबोलाइज करती है। ओके। ठीक है, जो हमारे पेट में गया वही हमारे पूरे ब्लड में जाएगा। सर्कुलेट हो ठीक गया, है, राइट। सर्कुलेट जो भी होगा, अच्छा खाओगे अच्छी स्किन रहेगी। हमारी स्किन एक सबसे लार्जेस्ट वो है, ऑर्गन है हमारी, right. ठीक है ना। अच्छा खाने से अच्छी स्किन आएगी, अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छा मिनरल, अच्छी स्किन। ओके। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कहती हैं ब्लड प्योरीफाइंग सीरम्स देती हैं, जैसे हम बात करें साफ़ी की, वो कहते हैं कि इसको पियो, आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा, आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। तो मतलब हम बिना डॉक्टर को कंसर्न किए साफ़ी जैसे और भी सिरप्स जो होते हैं वो हम ले सकते हैं कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लेने चाहिए। ओके। जैसे आजकल हम देख देख के ग्लूटाथायोन भी तो लेते हैं। हाँ। बेसिकली ग्लूटाथायोन जो सा है वो हमारी लीवर को ही क्लींस करता है। अच्छा। ठीक है, सिमिलरली उसने लिया, मैं भी लूंगी। हम्म। ठीक है, उसको रिजल्ट मिले मुझे भी मिलेंगे विदाउट डॉक्टर कंसर्न। वैसे ही साफी कोई भी ले रहा है, वो ले रहा है तो मैं भी लूंगी। बिफोर टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा ओके। जो मेडिकेटेड है, पहले डॉक्टर से कंसर्न करो। ओके। मार्केट में ना बहुत सारे ना फेस वॉशेज आ रहे हैं जो कहते हैं कि भाई 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, आपका फेस चमक जाएगा, पिंपल चले जाएंगे, जो भी आपकी पिगमेंटेशन है हट जाएगी। तो मतलब ये सच में ऐसा होता है? मतलब अगर आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब आप फ्राइड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो तला हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये लगाने से आपका फेस चमक जाएगा, तो ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? जो चीज़ इंस्टेंट रिजल्ट दे, हाँ। मेडिसिन केसेस पे इंस्टेंट, मतलब स्किन जोन सी है, ब्लड हमारा प्योरीफाई होता है, ब्लड हमारा क्लीन होता है ना 120 दिन में। अच्छा। जो इंस्टेंट रिजल्ट दे दे कि भाई आज लगाओ कल आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, तो पहली चीज सोच लो उसमें स्टेरॉइड हो सकता है। अच्छा। अब जैसे पिगमेंटेशन के लिए हाइड्रोक्विनोन एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दे, वो 3 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करेगा। ओके। एक डॉक्टर लिख के देगा ना हाइड्रोक्विनोन, तो वो लिख के देगा 3 महीने के लिए। किसी को देख के कोई लेडी लेगी ना, वो कहेगी इससे तो मेरी स्किन साफ हो रही है, मैं तो इसे भाई पूरी जिंदगी लगाऊंगी। उससे क्या होगा, स्किन साफ नहीं होगी, स्किन डैमेज होगी। अच्छा। ओके। आप स्किन की लेयर को थिन कर रहे हो, पतला कर रहे हो, तो देखा देखी में जो लाइटनिंग एजेंट्स कंपोनेंट आ जाते हैं ना, कि ये हमारी स्किन को लाइटन करेंगे, ये हमारी स्किन को ब्राइटन करेंगे, तो वो कोई अच्छा हमें इफेक्ट नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब वो हमें इंस्टेंट तो दे देंगे रिजल्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जैसे ही आप छोड़ोगे आपकी स्किन पे डैमेज आएगी। डैमेज आ जाएगा। राइट राइट राइट। ओके। आजकल एक बहुत कॉमनली टर्म हम सुन रहे हैं, फिलर्स, जो कि मतलब बॉलीवुड हो गया, या बहुत सारे लोग ना नॉर्मली भी करवाए, मेरे फ्रेंड्स खुद के भी हैं वो भी फिलर्स करवाते हैं। तो मतलब ये क्या है, और ये ऐसा क्यों इतनी जल्दी लोग इसके अंदर घुसते जा रहे हैं? हर कोई दूसरा तीसरा इंसान ये करवा रहा है, तो ऐसा क्या होता है इसमें? बेसिकली फिलर्स हैं क्या, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स अगर हैं तो वो भी बताइए। फिलर्स के मेरे अकॉर्डिंग कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, फिलर्स होता क्या पहले तो? फिलर जो हम हाइरोनिक एसिड, आजकल बहुत हाइप में है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। अच्छा। ठीक है, हाइरोनिक एसिड। अच्छा। ठीक है, हाइरोनिक एसिड को की ही फॉर्म है फिलर्स। ओके। हाइरोनिक एसिड करता क्या है, जो हम फिलर्स की फॉर्म में दे रहे हैं। हाइरोनिक एसिड जो उनसे है, वो जब इंजेक्ट करते हैं हम कहीं पे भी,
जो हमारी स्किन में फाइब्रोब्लास्ट सो रहे होते हैं ना, उन्हें पंप करता है। फाइब्रोब्लास्ट आर द सेल्स, स्किन अच्छा, के सेल्स जो ठीक है? सोरे सेल्स हैं उनको उठाना है। उनको उठाता है। अच्छा। और उन्हें कहते हैं तुम काम करो। तुम क्या काम करो? तुम कोलेजन बूस्ट करो। अच्छा, हमारी स्किन को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कोलेजन। राइट। जैसे जैसे वो ब्रेक होगा वैसे वैसे फाइब्रोब्लास्ट बनेंगे, वैसे ही फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे? कोलेजन को बनाएंगे। ठीक है? दैट इज व्हाट जो हाइलोरिक एसिड, जिसे हम फिलर्स कहते हैं, वो करते हैं। मतलब अगर मैंने आज फिलर्स करवाए हैं तो मुझे कितने टाइम बाद उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा या फिर इंस्टेंट ही दिख जाएगा? फिलर्स का रिजल्ट 12 आवर्स में और इंस्टेंट दोनों चीज़ों में दिखता है। ओके। ठीक है? आप, और उससे थोड़ी सी स्वेलिंग भी आती है। अच्छा। ठीक है? तब घबराना नहीं होता। हाँ, ठीक है? ठीक है। बिकॉज आप कुछ भी नया स्किन में डाल रहे हो तो वो हल्की सी तो स्वेलिंग सूजन देगा देगा ही। ही, राइट। ठीक है ना? तो वो चीज़ है। बाकी फिलर्स आर गुड थिंग ऑन माई बेसिस, मतलब कि जे किसी को नीड है, किसी की आंखों के नीचे गड्ढे बड़े हुए हैं, हाँ। ठीक है ना, और उस बंदे को है कि भाई मुझे ये मेरी एस्थेटिक अपीयरेंस को वो हार्म कर रहा है, खराब कर रहा है, भाई मुझे तो सुंदर दिखना है। ठीक है? मुझे अपनी एजिंग होने से बचाना है बेसिकली। कि आजकल जो कहते हैं कि 35 ईयर्स 40 ईयर्स की लेडीज़ हैं, ठीक है, एजिंग से बचाना है, तो वो हॉलोनेस जोन सी है ना, वो फिलर्स पूरी करते हैं। बेसिकली वो हमारी लाइंस को हटाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? जो लाइंस को हटाते हैं वो बोटॉक्स होता है। अच्छा, वो अलग होते हैं। ठीक ओके। है? जो खालीपन को कम करते हैं वहाँ पे फिलर्स होता है। ठीक है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, राइट? इट्स अबाउट कि आप सही बंदे से और सही काम करवा रहे हो और सही टाइम पे करवा रहे हो। अभी मैंने आज फिलर करवाया तो मुझे नेक्स्ट सिटिंग कब लेनी पड़ेगी? मतलब उसका रिजल्ट मुझे कब तक दिखता रहेगा? फिलर्स आप कहाँ पे करवा रहे हो वो मैटर करता है। अच्छा। जे आप लिप पे फिलर करवा रहे हो, लिप की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ। वहाँ पे आपको फिलर करवाना पड़ेगा। जे आज करवा रहे हो तो 7 to 8 मंथ्स बाद करवाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है? ओके। और जे आप फिलर्स नोज पे करवा रहे हो, चिन पे करवा रहे हो, तो वो लास्ट करता है। नोज पे 1 साल लास्ट कर देगा, चिन पे 2 साल करता है। अच्छा। डिपेंड्स अपॉन जिस चीज़ की मूवमेंट कितनी है। जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होगी वहाँ से जल्दी जाएगा फिलर? जल्दी जाएगा। अच्छा, मतलब सिर्फ फेस पे ही होता है या फिर अदर बॉडी पार्ट पे भी फिलर्स का कुछ काम होता है? कराते हैं लोग, करा भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मोस्ट प्रॉबली सबसे ज़्यादा फेस पे ही होता है। और आजकल जो मैंने एनालाइज किया है, आई थिंक सो, एक दूसरे को देख के हाँ। वो ज़्यादा पोकअप करती हैं थिंग्स के उसने कराया तो मैं भी कराऊंगा। हाँ, ये तो है। अपनी एस्थेटिक अपीयरेंस आई कैन से कि जो किसी का कैमरा वर्क है, जो किसी का बॉलीवुड हॉलीवुड फील्ड का वर्क है, उनके लिए ये एक एस्थेटिक अपीयरेंस है, सुंदर लगना। इज इट पेनफुल और नॉट? नो। मतलब इंजेक्शन आप इंजेक्ट कर रहे हो फेस पे तो दर्द तो थोड़ा बहुत होता नमिंग होगा। क्रीम लगती है, अच्छा। नम किया जाता है, दैट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। ओके, आपने बोटॉक्स की बात करी। बोटॉक्स और फिलर्स में क्या डिफरेंस है? बोटॉक्स इज बेसिकली आई कैन से कि किसी मसल को रिलैक्स करना। अच्छा। ठीक है? एक मसल को रिलैक्स कर देना, दूसरे वर्ड में कहें तो एक मसल को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देना। अच्छा, ठीक है। उससे मतलब क्या हमें देखने को देखो, जैसे कोई स्माइल करता है, स्माइल से भी ज़्यादा हम बात करते हैं, स्माइल कर रहे हैं हम तो आईज यहाँ से क्रॉस फीड्स दिखते हैं। हाँ, मेरे भी होते ठीक है? हैं। हाँ। हम स्माइल करते हैं ना तो यहाँ पे झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, फाइन लाइन्स। ठीक है ना? वो फाइन लाइन्स को मेडिकल टर्म में क्रॉस फीट कहते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है? वहाँ पे हम जब बोटॉक्स करते हैं तो वो फाइन लाइन्स नहीं पड़ती। ठीक है। ठीक है? जब यहाँ पे फाइन लाइन्स ही नहीं पड़ेंगी तो आपका एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा आएगा। फिलर्स को मैं ये कह सकती हूँ जिसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइन लाइन्स पड़े, रिंकल्स आ जाए, फ्रंटालिस मसल आई हमारा। ठीक है? अगर आपको कोई, मैं अगर जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं आपसे एडवाइस मांगूँ कि मुझे फिलर करवाऊँ या बोटॉक्स करवाऊँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? डिपेंड्स अपॉन कि आपकी नीड क्या है फेस की। अच्छा। ठीक है? ये तो कहीं पे खालीपन है, हॉलोनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे फिलर्स होंगे।
तो जे जहाँ पे कहीं lines पे हैं। बहुत ज्यादा फाइन लाइंस है, एजिंग इफेक्ट आ रहा है, और हमें पता है कि ये चीज एस्थेटिकली गंदी लग रही है, हमें बिल्कुल प्लेन फ्लैट चाहिए, तो हम बोटॉक्स करेंगे। जो फेस सर्जरीज होती हैं, ये सब चीज़ें उस चीज़ में काउंट हो सकती हैं या फिर वो अलग चीज़ है? वो अलग चीज है। वो अलग चीज़ है, उसमें क्या होता है तो? फेस सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, दैट आर अनदर थिंग। अच्छा। मतलब कि उसमें सर्जिकल प्रोसेस होते हैं, वो कटिंग करके स्किन को टाइटन करते हैं हम, ठीक है ना। स्किन, वो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो प्लास्टिक सर्जन्स का काम है, वो अलग वो डॉक्टर करते हैं। अलग है। वो आई कैन से कि जो प्लास्टिक सर्जन्स है और मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, देयर इज अगेन अ डिफरेंस। अच्छा। वी डील विद बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, ठीक है, बट प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेट्स, दे डील विद ईच एंड एवरी कंसर्न। ओके। ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सारे लोग करवा रहे हैं आजकल, क्योंकि हर कोई इंसान हेयर फॉल बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो मैंने ऐसा मिथ सुना है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट में जो हेयर्स होते हैं वो आपके किसी और बॉडी पार्ट से निकाल के आपके हेड पे लगाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है या फिर ये एक मिथ ही है? ये एक्चुअली में एक मिथ है। अच्छा। हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो किसी और बॉडी पार्ट से नहीं हेयर निकाले जाते। अच्छा। आपके खुद के हेयर फॉलिकल्स किसी और एरिया के निकाल के, जिस एरिया पे हेयर ग्रोथ नहीं है वहाँ पे डाल के वो किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सबके लिए सूटेबल है या फिर इसमें भी कुछ वो होता है कि इसको सूट वाई करेगा, टू इसको नहीं डायरेक्टली करेगा? गो ऑन हेयर ट्रांसप्लांट? हाँ, उससे पहले ठीक कोई है, चीज़? उसके पहले बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। आप पीआरपी करा सकते हो। आप व्हाट इज पीआरपी? प्लाज्मा रिच थेरेपी, अच्छा। यू कैन से ओके। ब्लड प्लाज्मा रिच थेरेपी। ठीक है। पीआरपी में हम क्या करते हैं, आपका ही ब्लड लेते हैं, हाँ। ठीक है, उसे कोएगुलेट करते हैं, अच्छा। उसमें से प्लाज्मा निकलता है, ठीक है, उस प्लाज्मा को आपके स्कैल्प पे हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। देन माइक्रो निडलिंग करते हैं। माइक्रो निडलिंग इज एन अदर प्रोसेस फ्रॉम पीआरपी। अच्छा। पीआरपी अलग है, माइक्रो निडलिंग अलग है, ठीक है। ठीक है, जिसे हम डर्मा निडलिंग भी कहते हैं, हाँ। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रोथ फैक्टर लेते हैं। आजकल बहुत कंपनीज ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लाइक हेयर ग्रोथ फैक्टर्स, अच्छा। ठीक है, जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने की पावर होती है, उसकी इलास्टिबिलिटी बढ़ाने की पावर होती है, ठीक है। वो हम कॉकटेल्स की फॉर्म में आती है, इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में छोटे छोटे, ठीक है, वो हम इंजेक्ट करते हैं। डिपेंड्स अपॉन, बहुत पीडियो थ्रेड्स आते हैं, कोलेजन थ्रेड्स आते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। वो हम लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होती हैं, जितना कोलेजन मिले उतनी ग्रोथ बढ़ती है। तो दे आर मैनी 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 थेरेपीज बिफोर गोइंग टू हेयर ट्रांसप्लांट। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट सबसे लास्ट में हम हाँ, आपको रखेंगे। डायरेक्टली ये माइंड में नहीं लाना चाहिए कि हम डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। चलो अब बात करते हैं यूथ की। कहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एज होता है इंसान का या बच्चे का जहाँ से उसको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? एक स्पेसिफिक एज, मतलब कि 13, 12, 10, मतलब क्या मैक्सिमम बच्चों की क्या एज होती है? ओके, जे मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो जहाँ से उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 13 ऑलमोस्ट, ठीक है, 13, 14। और मेल्स में भी जैसे ही उनके मेल डोमिनेंसी, आई कैन से के टेस्टोस्टेरोन हायर होते हैं, ठीक है ना, मेल हार्मोन बनना शुरू होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की एज, ठीक है, 13 ईयर्स से लेके वी कैन से नियर अबाउट 18 ईयर्स और 20 ईयर्स, ठीक है। इस एज में है ना जो एक्ने का प्रॉब्लम आता है, गर्ल्स को भी आता है और मेल्स को भी आता है, राइट। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ हैव द सिमिलर प्रॉब्लम। ओके। रीज़न इज कि जैसे जैसे हमारी बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स बिल्ट होना स्टार्ट होते हैं, वैसे वैसे ही हार्मोन्स जो उनसे हैं इंक्रीज होने से जो उनसे हैं बॉडी पे, फेस पे एक्ने आते हैं, ठीक है। बॉयज़ की वोकल कॉर्ड हाई होती है, हाँ। ठीक है, पिच बढ़ती है गर्ल्स की, ठीक है ना, भारी होती है आवाज़, right, ठीक है ना। तो सिमिलरली वो भी एक सिम्टम है एक्ने। तो मतलब कि अगर प्यूबर्टी में किसी को एक्ने आ रहा है तो उसको डॉक्टर के पास कंसर्न करने की ज़रूरत है या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग जो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कंसर्न करना चाहिए, बिकॉज जब हम किसी भी चीज़ की केयर ना करें तो वो जो उनसे इफेक्ट तो करेगी।
अच्छा, फेस एक्ने और बॉडी एक्ने में कोई डिफरेंस या फिर ये दोनों एक ही कॉज है? नहीं, डिफरेंस है। अच्छा। कईयों को सिर्फ फेस एक्ने होते हैं, हाँ। ठीक है, हम्म। कईयों को सिर्फ बॉडी एक्ने होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें? बॉडी एक्ने किसी टाइम कपड़ों से भी हो सकता है, विंटर्स में, अच्छा। ठीक है, हीट रिलीज होती है, गर्म कपड़े डालने से भी हो सकता है, कईयों को स्किन एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। बॉडी एक्ने होना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और स्किन का एक्ने होना अलग चीज़ है। अच्छा, जैसे हमारी प्यूबर्टी ख़त्म होती है लाइक 18 या 19, उसके बाद के जो हमारी एज होती है लाइक 20 to 30 तक मान, तो उसमें कॉमनली क्या आपको मतलब कि स्किन रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम लोग लेके आते हैं आपके पास? स्किन रिलेटेड कितनी एज का आपने? आफ्टर 20 से 30 आफ्टर तक। 20s to 30s। जब मैं बात करूँ 20s की एज में, 20s की एज में गर्ल्स कम विद मेनली एक्ने, अच्छा। ठीक है, जे वो ध्यान नहीं रख रही, सनस्क्रीन नहीं लगा रही और धूप में काम कर रही हैं, तो समटाइम्स पिगमेंटेशन, ठीक है, Okay. कि स्किन पे दाग धब्बे से हो गए हमारे, हाँ। पैचेस से आगे वो। और जे मैरिज के बाद बात करूँ तो जैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो तब भी कईयों को एक्ने होता है। ओके, सो मेरा सबसे लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि एंटी एजिंग के लिए क्या सबसे यूजेबल है, क्या हमें यूज़ करना चाहिए, या मुझे अपनी मम्मी को क्या रिकमेंड करना चाहिए? एंटी एजिंग के लिए आई थिंक सो एवरी डॉक्टर अच्छा। रेटिनॉल्स और रेटिनॉइड्स देता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है, ठीक है, बट इसको यूज़ कितनी अमाउंट में करना है, कितना करना है, ठीक है, वो सब बहुत मैटर करता है, वो डॉक्टर स्किन देख के ही बताता है। ये जो आपने अभी बात करी रेटिनॉइड्स की, मतलब कि किस एज से मतलब स्टार्ट हो जाता है? आफ्टर 25। आफ्टर 25 हम इसको लेना शुरू कर सकते हैं डॉक्टर को पूछ के, राइट? हाँ। मिनिमम कितना यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम कितना यूज़ करना चाहिए? इसकी अमाउंट जोन सी है और कंसंट्रेशन। अमाउंट मतलब कि जो आप पूछो कि फिंगर पे कितनी अमाउंट, तो एक ड्रॉप जितनी। अच्छा। कंसंट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 0.025 से। अच्छा। ठीक है, विद टाइम आपका डॉक्टर आपकी उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और जैसे जैसे आपकी स्किन की टाइप और टेक्सचर होता है। अच्छा, जो रेटिनॉइड्स होते हैं ये हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनको भी दे सकते हैं, या उनके लिए कुछ और यूज़ किया जाता है? हम रेटिनॉल्स ना ही प्रेग्नेंट को दे सकते हैं, Okay. ना ही ब्रेस्ट फीडिंग को दे सकते हैं। अच्छा। ये हमें प्रोहिबिट करने होते हैं, मतलब कि बंद करने होते हैं। ठीक है। उस टाइम पे हम जे एंटी एजिंग कोई केमिकल या फिर कुछ दे सकते हैं, दैट इज अजेलिक एसिड। अजेलिक एसिड, ठीक है, वाई अजेलिक एसिड, उसका कोई भी मतलब कि इफेक्ट नहीं आता अच्छा। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स पे। और अगर हमने बाई चांस प्रेग्नेंट लेडी ने ये गलती से ले लिया तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसमें? कुछ भी हो सकता है, सीरियसली? कहने का मतलब कि वो बेबी भी ड्रॉप आउट हो सकता है। ओके, ठीक है। सो बस आज के लिए हमारे यही क्वेश्चंस थे और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई होगी इस पॉडकास्ट से, और मैम ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है दे दी है। सो अगर आपको भी अपनी स्किन को लेके या हेयर को लेके कोई भी इशू है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैम से मिलिए, मैम के क्लिनिक पे जाइए, उनसे कंसर्न कीजिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के हमें दिया और आज का पॉडकास्ट हमारे साथ किया, हमारी ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट किए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू यू टू, इट्स माय प्लेजर। और मुझे भी आपके साथ कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा लगा। और Me too, मुझे ma'am. ये भी अच्छा लगा कि भाई कोई भी सोर्स हो जहाँ से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हमें Yes. करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।